तो आशीष नंदी जो देश के बड़े एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उनकी किताबों की एंथोलॉजी 3 एंथोलॉजी प्रकाशित हुई। उसमें एक को एडिट किया था इम्तियाज अहमद। उसमें इम्तियाज अहमद ने एक वाक़या किया है कि एक बार आशीष नंदी ने कहा कि अरे इम्तियाज चलो वहाँ चलते हैं, बंगलोर में गोष्ठी है वहाँ पर ह्यूमन कॉन्शसनेस पर। चल लिए, आशीष नंदी को कौन इनकार करता, कोई साइंटिस्ट इनकार नहीं कर सकता है। अब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो कुछ कॉन्शसनेस वाला कुछ पोस्टर नहीं लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉर्थ ईस्ट। तो मैं आशीष नंदी ने कहा, आशीष नंदी मुस्कुराते हुए कहा, तो संकेत किया। तो अंत में वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर भाषण देना पड़ा उनको बनिस्बत की ह्यूमन कॉन्शसनेस पर। तो ऐसा एकेडमिक जगत में होता रहता है, तो मुझे लगता है विभागों में भी हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। अब बात में चूंकि यहाँ शुरुआत में ही थियोडोर अडॉर्नो की बात शुरू कर दी है, अब मैं भी थियोडोर अडॉर्नो का एक कोटेशन लेकर के आ गया हूँ। वो कोटेशन मैंने जानबूझ करके नहीं लिया जो गरिमा जी ने कहा। इस उपन्यास पर बातचीत करते जब पढ़ते हैं तो एडोर्नो बार बार याद आते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। और जो है मैं उसमें है ऑस्विच बिगिंस वेयर some looks at a slaughterhouse and thinks there they are only animals। यानी ऑस्विच वहाँ से शुरू होता है जब आप किसी स्लॉटर हाउस के सामने से गुजरते हैं और आपको लगता है कि यहाँ तो सिर्फ जानवर रहते हैं। तो ऑस्विच एक तरीके से बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस था, लेकिन वो उपन्यास जो है वो स्लॉटर हाउस था, कैसे था ऑस्विच, इसकी चर्चा के पहले मैं थोड़ा जो मुख्य विषय है महिला जो जेनरिक विषय है उसके बारे में बात करूँगा। और गरिमा श्रीवास्तव भी संयोगवश उसी हिंदू कॉलेज की हैं जहाँ मैं भी कभी पहले पढ़ चुका हूँ। तो हिंदू कॉलेज में एक सेमिनार था लगभग 40 साल पहले। तो डॉक्टर नगेंद्र राय जो बड़े दिग्गज, उसमें अभी भी बड़े सम्मानित आलोचक हैं, तो उनका एक वक्तव्य उपन्यास पर संगोष्ठी थी, हमें लोग थे। तो आते ही डॉक्टर नगेंद्र ने पहला वाक्य कहा कि उपन्यास को तो मैं महिलाओं की विधा मानता हूँ। और उनके आशय में कुछ ऐसा था कि वो उपन्यास को उसको अवमूल्यित करने वाली विधा के रूप, पर एक पहला मौका नहीं था कि उपन्यास को अवमूल्यित किया गया। साहित्यिक समाज टेरी गिल्टन की जो किताब मैंने पढ़ी थी उसमें जो उपन्यास के लिए फिक्शन शब्द का इस्तेमाल होता है, तो फिक्शन शब्द जो था शुरू में अवमूल्यन परक ही था। यार ये तो फिक्टिशियस बातें लिखते हैं, इसमें उपन्यास में क्या है। उपन्यास ने बहुत धीरे धीरे एकेडमिक सर्किल में अपनी जगह बनाई और आज पूरी दुनिया में उपन्यास एक बहुत ही समादृत विधा बन चुकी है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता डॉक्टर नगेंद्र, जो महिलाओं को लेकर के ये धारणा जो बनी, उसके पीछे थे बाल्जक जो बहुत बड़े फ्रांसीसी उपन्यासकार थे। और उपन्यास तो पुरानी विधा है लेकिन उस तरह से नहीं है, हाल में पिछले 300-400 साल में पैदा हुई है। बाल्जक के उपन्यास में फ्रांस की महिलाओं के बीच ऐसा वातावरण कर दिया था कि उनके उपन्यास पढ़ करके महिलाएं रोने लगी। तो एक जिसको कहते हैं ना आज का रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, उसमें बाल्जक के कारण से महिलाओं के बीच में उपन्यास की विधा प्रतिष्ठित हुई। तो डॉक्टर नगेंद्र के अर्थ में तो नहीं, लेकिन जब आप ऐतिहासिक रूप से डायनोक्रेटिकली देखते हैं तो उपन्यास विधा को लोकप्रिय बनाने में शुरू में बतौर पाठक भी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। और इससे कम इतिहास के जो पाठक हैं उपन्यास के ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में देखेंगे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बात उपन्यास की, जैसा कि अभी कहा भी गया और खुद गरिमा जी ने भी कहा, एक उपन्यास ऑस्विच एक जगह है पोलैंड में, और जहाँ हिटलर ने या जो नाजी जो हुकूमत थी उसने यहूदियों को मारने का, शुरू में तो उनको लेबर कैंप में रुपया था, लेकिन वहाँ उनको दरअसल मारने के लिए, तो हिटलर ने यह तय कर लिया था कि पूरे यहूदियों को जो है वो यूरोप से कम समूल नाश कर देना है। तो बहुत उसके प्रकरण है, बहुत बड़ा आयोग भी बैठा, जब द्वितीय विश्व युद्ध न्यूरेमबर्ग ट्रायल भी हुआ, सबके बारे में भी आप जानते हो। लेकिन यह उपन्यास में इस ऑस्विच जो है वो सिर्फ एक मेटाफर है। मेटाफर क्या है, जो उन्हें जो प्रतीक है वो क्या है, रूपक क्या है? रूपक यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो ऑस्विच के दौरान हुई अन्य चीज़ों के अलावा,
उसमें और उसमें भी एक युद्ध ही था, युद्ध के तहत था, और युद्ध में महिलाओं की जो स्थिति होती है उसकी ओर अक्सर क्या कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो युद्ध होते हैं उसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम महिलाओं को ही भोगना पड़ता है। इवन जो महाभारत का माइथोलॉजिकल वार, आप उसको अगर उस फेमिनिस्ट नज़रिए से देखें, और मैं ऐसा मानता हूँ कि देखना चाहिए, क्योंकि फेमिनिज्म भी अंततः एक क्वेस्ट फॉर डिस्कोर्स से ही पैदा हुआ है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस के भी कई रूप होते हैं, उससे फेमिनिज्म पैदा हुआ है, और इसका मैं तो कम से कम स्वागत करता हूँ, बाकी लोगों के बारे में नहीं जानता। तो युद्ध, महाभारत के युद्ध को आप देखते हैं, महाभारत का युद्ध भी अंत में महिलाओं के ही शरीर पर लड़ा गया। अंबालिका से शुरू हुआ और अंत में अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था उत्तरा के गर्भ पर गया था। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है जो इतिहास में भी हुई है और मिथकों में भी हुई है। ग्रीक में भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन इतिहास की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो रहा था जर्मनी में, तो हिटलर ने जो किया वो तो अलग था। वहां जब सोवियत आर्मी पहुंची, तत्कालीन सोवियत आर्मी, तो उसने भी वहां महिलाओं पर बड़े अत्याचार किए, जितने होते हैं जब सुनते हैं। और उस पर एक किताब लिखी गई थी जो 1954 में, उसका नाम था ए वुमन इन बर्लिन। उसकी जो लेखक थी मार्टा हिल्टर्स, उसका उस पुस्तक पर नाम नहीं छपा, क्योंकि वो किताब ऐसी लेखक ने लिखी थी जिसका नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि सामाजिक जो कई तरह के अपवाद होते हैं वो उस पर उसकी आशंका थी। और वो किताब छपी भी नहीं जर्मनी में, वो किताब पहले अमेरिका में छपी, फिर दूसरे देशों में छपी, स्विट्जरलैंड में छपी, मूल जर्मन में छपने के पहले। और मूल जर्मन में छपी तब भी लेखिका का नाम नहीं था, क्योंकि लेखिका तब जीवित थी और उन्होंने, मार्टा हिल्टर्स जीवित थी, उन्होंने कहा नहीं, जिस तरीके से इसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि सोवियत आर्मी ने उतना ही अत्याचार किया जो दूसरे अन्य देशों की आर्मी करती है, तो वैसी महिलाओं को वहाँ जर्मन जो महिलाएं थी उसको एक अपवाद का सामना करना। जब वो मर गई तो जाके 2008 में मुझे लगता है वो किताब छपी होगी जर्मनी में, दूसरी भाषाओं में तो छप गई। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और इसका उल्लेख भी गरिमा श्रीवास्तव ने अपने उपन्यास में किया है, जापानी आर्मी जब कोरिया में गई थी तो कोरिया की महिलाओं को जो है वो कंफर्ट वीमेन के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए पूरा विश्वव्यापी एक प्रभाव है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो उपन्यास है एक बहुत ही जरूरी समय में गरिमा श्रीवास्तव ने तो लिख दिया है, लेकिन यह वक्त की जरूरत से पैदा हुआ उपन्यास भी है। इसका लिखा जाना जरूरी भी था, क्योंकि इसके लिखे जाने से 2-3 चीजें हुई हैं मेरे अनुसार। एक तो खुद हिंदी की जो संवेदना है, औपन्यासिक संवेदना या कथा संवेदना, उसका विस्तार हुआ है। ये जरूरी है कि स्थानीयता भी होनी चाहिए, भारतीयता भी होनी चाहिए, राष्ट्रीयता भी होनी चाहिए, पर आज का पाठक सिर्फ स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय पाठक भी हो चुका है। हम में से जो लोग जितनी भाषाएं जानते हैं उन देशों के उपन्यासों को पढ़ते हैं, और बल्कि हिंदी का उपन्यास साहित्य आरंभिक जो थे वो तो टॉल्स्टॉय और गोर्की को पढ़ता था। अंतर्राष्ट्रीय पाठक तो है ही नहीं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय पाठक और अब जो इतिहास के दबाव से जो पूरी दुनिया पर रहे हैं, जो सिर्फ भारत पर ही नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया में रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों में रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों में महिलाओं पर रहे हैं, उसको भी एक प्रामाणिक ढंग से बहुत ही, हिंदी में तो मेरी जानकारी वैसे उतनी है नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ, बहुत ही कम पढ़ता हूँ, और जितना पढ़ता हूँ उससे कम लिखता हूँ, लेकिन इसलिए जितना मैंने पढ़ा है ऐसा उपन्यास तो इस संवेदना का जो एक अंतर्राष्ट्रीय भावबोध जिसमें हो, वैसा उपन्यास मुझे तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ इतना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारती जी ने कहा ना अंधा युग में, कि अंधा युग मैंने लिखा नहीं बल्कि मुझसे लिखवा लिया गया, मतलब जिसको कहते हैं कि ये मेरे भीतर स्वतः था, मैंने कॉन्शसली नहीं लिखा, ये तो मेरे भीतर जो चेतना थी उसने मुझसे लिखवा दिया है। भारती का वाक्य मुझे ठीक से याद नहीं है, पर उनका मंतव्य यही है। उसी मुझे लगता है कि ये एक दबाव जो अब आज का पाठक है
और गरिमा जी के बारे में कहा गया कि वो बहुत अच्छी एकेडमिशियन है, और अक्सर ये लंबे समय तक माना जाता रहा, हिंदी में तो माना जाता रहा कि एकेडमिशियन तो बड़े कवि या बड़े कथाकार नहीं हो सकते, हालांकि जीवनी में प्रोफेसर केदारनाथ सिंह बड़े कवि थे, लेकिन ये धारणा लंबी चलती रही। लेकिन आप पूरी दुनिया के आप एकेडमिक्स को देखें तो बहुत से ऐसे एकेडमिशियन हुए जो बराबर वजन के साथ वो दूसरी रचनात्मकता में आते गए। के बहुत सारे उदाहरण हैं, और कोई एक देश में, हर देश में ऐसा हो रहा है। जूलिया क्रिस्टेवा जो बहुत महत्वपूर्ण फेमिनिस्ट प्रतीक है दुनिया की, उन्होंने भी उपन्यास लिखे। और तो सबके नाम मैं अभी क्या याद दे सकता हूँ, लेकिन लंबा हो जाएगा। जो बात मैं कह रहा हूँ वो है तो ये उपन्यास लेकिन सिर्फ ऑस्विट्ज़ पर नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये उपन्यास जो है, इसका एक सिरा शुरू तो होता है ऑस्विट्ज़ से, वो पहुंच जाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो 1971 का युद्ध था, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ा गया था, जिसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया था और अंततः बांग्लादेश मुक्त हुआ, बांग्लादेश मुक्ति से। वहाँ के बारे में उसका जो विमेन नैरेटिव है भी, वो भी हिंदी के लोगों को, बांग्ला में तो आया होगा तो बांग्ला के लोग बहुत जल्दी लिख देते हैं, अच्छी बात है। हिंदी में ये शुरू होता है वहाँ से, पोलैंड से, और 1971 के युद्ध में एक भारतीय महिला जो बंगाली महिला है, वो जाती है और अपने पति के साथ हसनपुर, बांग्लादेश बाद में जो बन गया, अभी शायद उसका मेरा नाम हसनपुर ही होगा। तो वहाँ उसको कुछ जो उसमें वातावरण था, जो तनाव था पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में, वहाँ उसको एक तरह से अपहृत कर लिया जाता है। और उसका पति यहाँ से यहाँ विराजित सेन, जिसका नाम है, लौट आता है अपने पति को छोड़कर। और फिर उसकी जो पुत्री है टिया, जो द्रौपदी देवी है, जिसका नाम रामाना है, उसकी बेटी के साथ भी बलात्कार होता है। और उसकी एक बच्ची होती है प्रतीति सेन, जो कथा कहती है, जो नरेटर है। तो एक तरह से 3 औरतों की भी कहानी है, जो नानी, माँ और लड़की जो है प्रतीति सेन, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो उसको अपने भारतीय और हिंदू आइडेंटिटी में मिलती है, उसी रामाना प्यारी द्रौपदी देवी। और क्या हुआ टिया के साथ, ये सब बातें हुई। पर कला की दृष्टि से मैं अगर कहूँ तो पाठक पढ़ते समय शुरू में उत्सुकता जग जाती है, और मैं ये आखिर तक उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर प्रतीति से है और रहमाना खातून से उसका क्या रिश्ता है। और एक अच्छे कलाकार का, उपन्यासकार की एक खूबसूरती यह होती है, होनी चाहिए कम से कम, कि सारे रहस्य शुरू में न खुल जाए, तो धीरे धीरे और जिस गति के साथ खुले, उसमें यह भी हो कि आपकी उत्सुकता बरकरार रहे। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस उपन्यास को पढ़ेंगे उनके मन में उत्सुकता रहेगी। हालांकि मैंने भी बहुत धीमे पढ़ा है, मैं ये दावा नहीं करता, मैंने भी, जैसा कि मेरे पढ़ने की गति बहुत धीमी है। और मैं भी, गरिमा जी, इस बीच 3 बार फ्लाइट से गया, तीनों बार आपका लेकिन उसको पूरा किया। जब मैं अभी अपने नेटिव प्रदेश घाटे में गया था तो वहाँ भी ले गया था, लेकिन पूरा किया अभी 5-6 दिन पहले इसको, कि और वो उत्सुकता बनी रहती थी मेरे दिमाग में, क्या होता है, कौन है प्रतीति से, आखिर क्यों बार बार रहमाना खातून को याद कर रही है। तो ये जो बात है, इसमें खुलता है रहस्य, क्या है वो। जैसे एक अच्छी बड़ी फिल्म होती है, नाटक होता है, तो उसमें आखिरी जो रहस्य होता है, रहस्य जो पर्दा उठता है, वो बिल्कुल अंत में उठता है। वो बिल्कुल वो जो फॉर्मेट है एक, बल्कि वो जासूसी उपन्यास का भी फॉर्मेट है, जिसका मैं घनघोर पाठक रहा हूँ और अभी भी हूँ। तो वो है इसमें इस उपन्यास। तीसरी बात, जो एक और संवेदना का विकास होता है, जिसका हिंदी के लोगों में भी
मैं उसका बड़ा उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसका वो ये है कि हिंदी में हम अक्सर ये धारणा भी रही है और बनाई गई है कि हिंदी का साहित्य जो है वो हिंदी भाषी इलाके का या हिंदी नौजा का उसके कई रूप हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन एक भारतीय हिंदी का लेखक एक भारतीय लेखक भी है, उसके लेखन में, उसके साहित्य में, उसके लिखे में भारतीय लेखकों की अनिगुंज भी अगर सुनाई दे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। और इस उपन्यास में टैगोर के गीत बार बार आते हैं और टैगोर जिन्होंने खुद कहा था कि जब मेरी सारी रचनाएं जिस दिन ध्वस्त हो जाएंगी उस दिन भी मेरे गीत बचे रहेंगे। और टैगोर के गीत बार बार आते हैं। खुद विराजित सेन जो है वो भी टैगोर का गीति विधान लेकर के लगातार पढ़ते रहते हैं। कुछ कशमकश है जीवन में, वो क्या है जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे वो कशमकश बहुत जेन्युइन है, ह्यूमन कशमकश है और एक डिलेमा भी है उसमें। और एक जिसको कहते हैं व्यावहारिकता के स्तर पर एक मनुष्य किस तरह अवश्य होता है और लेकिन फिर भी उसकी स्मृतियों में जो चीज़ें बची रहती हैं वो कैसे उसको मथती और उसको कैसे देखती रहती हैं, इसका भी है। तो ये जो एक इस उपन्यास में एक ऐतिहासिक बोध, और इतिहास देखिए आजकल इतिहास के बारे में तो हर आदमी चट से बयान दे देता है कि इसमें हमारी इतिहास चेतना नहीं है और हमारा इतिहास क्या है। मेरी धारणा ये है कि इतिहास कोई एक अस्थायी चीज लेखन नहीं है। वो एकेडमिक्स में हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में लिखा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन इतिहास एक सतत प्रक्रिया है। आज भी फ्रांसीसी राज्य क्रांति पर अच्छे इतिहास लिखा जा रहा है कि क्यों हुआ, क्या हुआ। तो लेकिन इतिहासकार ही इतिहास नहीं लिखते हैं, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार भी इतिहास लिखते हैं अपने तरीके से। ये जो उपन्यास है गरिमा श्रीवास्तव का, वह भी एक तरीके से इतिहास, वह कल्पना के सहारे लिखा गया है, लेकिन वह इन्वर्टेड कोमा में जिसको कहा जाता है ऐतिहासिक उपन्यास, वो ऐतिहासिक उपन्यास है। क्योंकि इतिहास के बहुत सारे सवाल जो भारतीय उपमहाद्वीप को भी मत रहे हैं और विश्व को भी मत रहे हैं, वो इसलिए मत रहे हैं कि इतिहास में कहा जाता है विस्मृति की बात आती है कि अक्सर हम चीजें भूलते रहे हैं। आज हिटलर ने जो किया उसको भुलाने की कोशिश भी हो रही है, उसका भी जिक्र इस उपन्यास में। और ईरान में कुछ दिन पहले वहाँ के एक मंत्री ने कहा था कि हिटलर नाम की कोई चीज हुआ नहीं, यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं। ये भी एक प्रक्रिया नहीं है। तो एक मेमोरी को, स्मृति को पाने का भी एक माध्यम साहित्य भी जो है, ये अक्सर हम कहते, सुनते, लिखते हैं कि साहित्य भी स्मृति को पाने का एक माध्यम है। उस हिसाब से भी गरिमा श्रीवास्तव का ये उपन्यास एक स्मृति को अपने जेहन में और सामाजिक और अपने लेखकीय चेतना में, पाठकीय चेतना में और साहित्य की चेतना में लाने का प्रयास भी है। मित्रों, बहुत सी बातें और कहनी थी, पर मुझे लगता है कि वक्त भी एक चीज़ है और उसका भी सम्मान करना चाहिए। और अभी मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा। शायद क्या मतलब, ये तो होगा ही होगा मेरे भविष्य में, निकट भविष्य में। मैं कितनी गति से जल्दी लिखता हूँ, लिखता बहुत देर से हूँ, लेकिन लिखूंगा जरूर, ये मैं कहूँगा। तो और भी लेकिन मैं उसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हर मंच का एक औचित्य भी होता है और उस औचित्य का भी पालन करना हम इस बात का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना।